मम्मी पापा कहाँ हैं आप सब? जल्दी आइए, आज आप सबको ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। अरे क्यों गला फाड़ रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया? अरे क्या बात है बेटा, मुझसे और रहा नहीं जाता, जल्दी से बता। मम्मी पापा मेरी जॉब लग गई है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। अभी अभी ज्वाइनिंग लेटर आया है। अरे वाह बेटा वाह, शाबाश, तूने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, मेरा नाम रोशन कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे कहाँ लगी है जॉब? एक गवर्नमेंट बैंक में पीओ की जॉब लगी है पापा, सैलरी भी काफी अच्छी है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, आज तो पार्टी बनती है। आज शाम को हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी होगी। अरे वाह बेटा, मुझे तो पहले से ही तेरी मेहनत पर भरोसा था। मुझे पता था एक दिन मेरा बेटा जरूर बड़ा अफसर बनेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अभी सुधा बहन और बिंदु बहन को ये खुशखबरी सुनाकर आती हूँ और पार्टी के लिए भी बोल दूंगी। उन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारे मुंह पर तो कुछ बोलेंगे नहीं, पर पीठ पीछे बातें ही बनाएंगे। उन्हें लगता है कि हम शेड्यूल्ड कास्ट हैं तो हमें हर चीज ऐसे ही मिल जाती है बिना मेहनत के। तुम देख लेना, वो हमारी पार्टी में नहीं आएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब ऐसे नहीं होते। और फिर सुधा बहन और बिंदु बहन तो पड़ोसी होने के साथ साथ मेरी अच्छी सहेलियां भी हैं। मैं आती हूँ उन्हें खबर देकर। शीला ने प्लेट में मिठाई सजाई और मिठाई की प्लेट लेकर पहले सुधा के घर पहुंची। सुधा बहन, अरे ओ सुधा बहन, जरा बाहर तो आना। अरे शीला क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्यों आवाज दे रही है? शीला बहन ये लो मुंह मीठा करो, आज तो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। मुंह मीठा पर किस खुशी में, ये तो बताओ। अरे बहन, रंजन की नौकरी लग गई है, वो भी सरकारी। कह रहा था सैलरी भी अच्छी है। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। सुधा सुनकर खुश तो नहीं होती पर ऊपर से दिखावा करती है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो शीला। मेरी तरफ से रंजन का मुंह मीठा कर देना। हाँ हाँ सुधा बहन, क्यों नहीं, रंजन आपके भी तो बेटे जैसा ही है। अच्छा सुधा बहन, रंजन की नौकरी लगने की खुशी में छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुमको आना है और घर के सब लोगों को लेकर भी आना। हाँ हाँ जरूर आएंगे शीला, तुम जाकर पार्टी की तैयारियां करो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बिंदु बहन को भी खुशखबरी सुना दूं, फिर घर जाकर सब काम भी तो करना है। ये कहकर शीला बिंदु के यहाँ चली गई। बिंदु हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। अरे शीला, बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? अरे बिंदु बहन, बात ही इतनी खुशी की है कि चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही है। तुम सुनोगी ना तो तुम भी खुशी से नाच उठोगी। हाँ, ऐसी भी क्या बात हो गई भला? कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं नहीं बहन, मेरे रंजन की नौकरी लगी है, वो भी सरकारी। मारे खुशी की मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। मेरे रंजन की मेहनत आखिर रंग ले आई। अरे वाह, ये तो सच में बड़ी खुशी की बात है। रंजन को मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद देना। अरे नहीं बिंदु बहन, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से काम नहीं चलेगा। आज शाम को मैंने पार्टी रखी है रंजन की नौकरी लगने की खुशी में, तो तुमको और घर के सबको आना है। घर आकर आशीर्वाद देना जी भर के। हाँ बिल्कुल, हम सब जरूर आएंगे। अच्छा बिंदु बहन, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम है, पार्टी की तैयारी भी करनी है। ये कहकर शीला घर चली गई। इधर बिंदु ने सुधा को फोन लगाया। हेलो सुधा, शीला आई थी क्या तेरे घर? मेरे यहाँ से तो अभी गई। हाँ बिंदु आई तो थी, और आज तो बड़ा इतरा रही थी, कह रही थी रंजन की सरकारी नौकरी लगी है और यहाँ हमारे रोहित का तो एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा। अरे सुधा बहन, शीला में और हम में बहुत फर्क है। वो ठहरे शेड्यूल्ड कास्ट, उनके लिए तो रिजर्वेशन होता है ना, उन्हें इन सब के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। रंजन ने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी और मिल गया शेड्यूल कास्ट होने का फायदा, पर हमारे रोहित को तो रंजन से 2 गुनी 3 गुनी मेहनत करनी है। हाँ सुधा बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इन लोगों के चक्कर में ना हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो बैठ बिठाए सब मिल जाता है और हमारे बच्चों के लिए सीट ही नहीं बचती। पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, बस इनकी खुशी में झूठे ही खुश होना पड़ता है। अब खुद ही देख ले, बेचारा रोहित कितनी मेहनत कर रहा है, फिर भी उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, और रंजन की आसानी से सरकारी नौकरी लग गई। ये सब ना बस रिजर्वेशन का कमाल है। हाँ बिंदु, बिल्कुल सही कह रही हो। मैं नहीं जाऊंगी इसकी पार्टी में, कोई बहाना बना दूंगी, मुझसे ना देखा जाएगा ये सब। हाँ बहन, मैं भी नहीं जाने वाली इसकी पार्टी में। अरे शेड्यूल कास्ट कोटा में तो नौकरी लगी होगी और इतना ऐसा रही है कि बस पूछो मत। मुझसे ना और दिखावा नहीं हो पाएगा।
अच्छा बहन, फोन रखती हूँ, मुझे जरा मंदिर जाना है, रोहित के लिए प्रार्थना करनी है। ठीक है सुधा। दोनों ने फोन रख दिया। सुधा के पास सफाई कर रही नीतू इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। वो अपना काम खत्म करके शीला के घर काम करने गई। आ गई तू? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। पता है रंजन की सरकारी नौकरी लगी है और मैंने इस खुशी में पार्टी रखी है। तो आज थोड़ा ज्यादा रुक जाना, हाँ, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मुझे पता है रंजन भैया की अच्छी नौकरी लगी है, पर एक बात बताए कि आपको आपकी पार्टी में कोई आने वाला ही नहीं है। सुधा मेम साहब, बिंदु मेम साहब तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने जब उन्हें पार्टी में आने को कहा तो उन दोनों ने कहा कि वो जरूर आएंगे और रंजन की नौकरी से बड़ी खुश थी दोनों। अरे मेम साहब, सब आपके सामने ऊपरी दिखावा था। अभी मैं सुधा मेम साहब और बिंदु मेम साहब की बातें सुनकर आ रही है। दोनों फोन पर आप लोगों की बुराइयां कर रही थी। रंजन भैया के लिए बोल रही थी, उनको तो बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया क्योंकि आप लोग शेड्यूल कास्ट हो ना, इसलिए। शीला को नीतू की बात सुनकर थोड़ा दुख होता है। फिर वो कहती है, जिसे आना है आए, जिसे ना आना है मत आए। और मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने कितनी मेहनत की है और कितनी लगन से पढ़ाई भी की है, और कोई समझे या ना समझे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुधा बहन और बिंदु बहन नहीं आना चाहती, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल ठीक बोल रही है मेम साहब। चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। नीतू अपने काम में लगी और शीला भी शाम की पार्टी की तैयारियों में जुट गई। शाम के 6 बज चुके थे। मेहमान आने शुरू हो गए थे। देख रही हो शीला, मोहल्ले के बस गिने चुने लोग ही आए जो हमारी कास्ट के हैं, बाकी कोई भी नहीं आया। हमारी खुशी किसी को राज नहीं आई। और मैंने कहा था ना, वो तुम्हारी दोनों सहेलियां बिल्कुल नहीं आएंगी। अरे नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। होगा कुछ काम, नहीं आ पाए होंगे। जो लोग आए उनके साथ अपनी खुशी मनाते हैं ना। जो नहीं आए उनके बारे में सोचकर अपनी खुशी फीकी क्यों करनी। एकदम सही कहा मम्मी आपने। किसी के लिए हम अपनी खुशी क्यों हल्की करें। आपने सबको अपना समझकर मेरी नौकरी की बात बताई, पर वही हमारी कास्ट के चलते ये कह रहे हैं कि रंजन को तो रिजर्वेशन की वजह से नौकरी मिल गई। अब मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। अरे कहने दे जिसे जो कहना है, हमें पता है ना हमारे बेटे ने कितनी मेहनत की है। चल अब मेहमानों से मिलते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। शीला ने अपने पूरे परिवार के साथ मेहमानों का स्वागत किया और अपनी खुशी सबके साथ मनाई। कुछ दिन बाद शीला बाजार कुछ सामान लेने गई। बाजार में उसे सुधा और बिंदु मिल गई। अरे शीला, कैसी है? बड़े दिनों बाद देखा तुझे। आजकल घर से निकलती नहीं है क्या? नहीं सुधा बहन, ऐसी बात नहीं है, बस घर से फुर्सत नहीं मिलती। हाँ सही बात है। अब बेटा नौकरी करने लगा है तो उसका भी काम हो जाता होगा, टिफिन देना, कपड़े प्रेस करना। हाँ, इसी वजह से नहीं मिल पाती हूँ, घर के काम में लगी रहती हूँ ना। अरे कोई बात नहीं शीला, आज सबसे मिल लेना। आज शाम को हमारी किट्टी पार्टी है, तुम उसमें आ जाना और हम पीले रंग की साड़ी पहनना। आज की हमारी पार्टी का यही थीम है। हाँ मैं जरूर आऊंगी, इसी बहाने सबसे मिलना हो जाएगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। शीला बाजार से घर आ गई और घर के काम निपटाकर पार्टी में जाने की तैयारी करने लगी। इधर शीला के जाने के बाद बिंदु ने सुधा से कहा, अरे क्या जरूरत थी इसे हमारी किटी पार्टी में बुलाने की। पार्टी का पूरा मजा खराब हो जाएगा। अरे मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, मुझे क्या पता था ये आने के लिए हाँ कर देगी। अब वहां पर इसके साथ ही बैठकर खाना पीना होगा। हाँ पर अब कर भी क्या सकते हैं, आएगी तो वो जरूर ही। मुझे तो उसके पास बैठना जरा भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से कैसी साड़ी पहनती है, बिल्कुल भड़कीले रंग की। आज देखा ना उसकी साड़ी का हरा रंग कैसे आंखों को चुभ रहा था। पर उनके कास्ट में शायद ऐसा ही रंग पहनना पसंद करते होंगे। हो सकता है। अजीब सी लगती है ऐसे कपड़ों में। ऐसे ही बात करते हुए सुधा और बिंदु अपने अपने घर पहुंची और फिर तैयार होकर किटी पार्टी में आ गई। थोड़ी देर में शीला भी वहां आई। शीला को देखकर किटी की औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी। देखो तो कैसी साड़ी पहनी है शीला ने, बिल्कुल आउटडेटेड साड़ी है। बेटा भले ही अफसर बन गया, पर ये तो वैसी है, वही शेड्यूल कास्ट वाली। हाँ और साड़ी का रंग देखो कितना भड़कीला है। इन लोगों के यहाँ ऐसी ही साड़ी चलती होगी शायद। हाँ हो सकता है, 2 पैसे आ जाने से कोई ऊंची कुल का थोड़ी ना हो जाता है। वो वैसा का वैसा ही रहता है। क्या बातें हो रही है धीरे धीरे, जरा जोर से बोलो ताकि मैं भी सुन सकूं। अरे कुछ नहीं शीला बहन, हम कह रहे थे तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, पर जरा पुरानी है। अब बेटा इतना कमाता है तो नई साड़ी ले सकती हो ना। हाँ मैं नई साड़ी ले सकती हूँ और मेरे पास बहुत सारी नई साड़ियां भी हैं। चाहो तो मेरे घर आकर देख लो।
पर मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है इसीलिए पहनी है। इसमें इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि तुम सब कानाफूसी कर रही हो। और कपड़ों से किसी के कास्ट का क्या लेना देना, जिसको जो पसंद हो वो पहने। अरे तुम तो बुरा मान गई, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। क्यों? कौन कैसे क्या बोल रहा है सब समझती हूँ मैं। चलती हूँ, तुम सब करो एंजॉय पार्टी। ये कहकर शीला दुखी मन से घर आ गई। घर आकर उसने सारी बात रंजन और शिवचरण को बताई। मुझे तो पहले से पता है ये लोग हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि हम शेड्यूल कास्ट है। इनकी खुद की सोच छोटी है और ये हमें छोटा मानते हैं। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये तो बस कहने की बात है कि सब बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, लेकिन नहीं, कुछ लोगों के मन में आज भी कास्ट को लेकर भेदभाव है। पर ठीक है, जाने दो, शायद वक्त के साथ ये भी बदल जाए। इनकी फालतू की बातों से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। कभी तो इन्हें भी समझ में आएगा कि कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता, लोग अच्छे या बुरे होते हैं, कास्ट नहीं। चलो अब जाने दो इनकी बातों को, तुम अपना मन उदास मत करो। जाओ सबके लिए चाय बना लो, साथ में चाय पीते हैं। मैं तब तक बाजार से समोसे लेकर आता हूँ। हमारे तो घर में ही समोसे पार्टी है आज। हाँ, ये अच्छा कहा आपने, हम घर पर ही पार्टी करते हैं। आप ले आइए समोसे, मैं अभी चाय बनाती हूँ। ये कहकर शीला चाय बनाने चली गई। अगले दिन सुबह 10 बजे नीतू शीला के घर काम करने आई। अरे नीतू, आज आने में देर कर दी तूने, कहाँ रह गई थी? आज जरा ये पंखे साफ कर देना, बहुत धूल जम गई है ना इनमें। मेम साहब, पंखे में बाद में साफ करेगी, पहले आपको एक खबर सुनाती है। क्या हुआ रे नीतू, आज क्या खास खबर लाई है मोहल्ले की? मेम साहब, वो जो बिंदु मेम साहब है ना, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। अरे पर हुआ क्या, खुल के बता। कल ही तो मैं मिली थी उसे किटी पार्टी में, तब तो भली चंगी थी, अचानक क्या हो गया? क्या बताऊं मेम साहब, कल जब बिंदु मेम साहब किटी से लौट रही थी तब उनका पैर फिसल गया और वो गिर गई। बहुत चोट आई है, उठ भी नहीं पा रही है। सुना है कमर की हड्डी टूट गई है। अरे अरे रे, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। बेचारी बहुत तकलीफ में होगी ना, पर उसके बेटा और बहू उसका ध्यान रख लेंगे। बिंदु कहती थी उसकी बहू बहुत अच्छी है। काहे की अच्छी मेम साहब, सारा दिन बस लड़ती रहती है। बिंदु मेम साहब बाहर झूठ बोलती है। अरे मैं उनके यहाँ काम करती है ना, मैं जानती है अच्छी से। अगर इतनी अच्छी होती तो ऐसी हालत में सास को छोड़कर घूमने को जाती क्या? बताओ मेम साहब। क्या, बिंदु की बहू घूमने चली गई? अब उसकी देखभाल कौन करेगा, खाना कौन बनाकर खिलाएगा? वही तो मेम साहब, अभी सुबह तो मैंने नाश्ता बना के दे दिया, पर सारा दिन तो मैं नहीं रुक सकती, मेरे भी तो बच्चे हैं, काम करके घर जाने का रहता है। नहीं नहीं, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, तू कैसे रह सकती है, तुझे भी अपना परिवार देखना है। मैं ही कुछ करती हूँ, रुक, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। अरे पर आप क्या करेगी मेम साहब? क्या बिंदु मेम साहब आपके हाथ का खाना खाएगी? उस दिन आप जो मिठाई देकर गई थी ना, सारी की सारी मेरे को देती और बोली आपके यहाँ का वो नहीं खाएंगी क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट है। हे भगवान, एक तो इनकी सोच अच्छी नहीं है, मन तो करता है इनके लिए कुछ ना करो, पर फिर भी बुरे वक्त में काम आना ही इंसानियत है। मैं खाना बनाकर लेकर जाती हूँ, खाए ना खाए उसकी मर्जी। शीला ने खाना बनाया और बिंदु के लिए लेकर चली गई। क्या हुआ बहन, सुना है तुम्हारे कमर की हड्डी टूट गई है? शीला क्या बताऊं, कल पार्टी से आते वक्त ये सब हो गया। अब तो मुझे उठा ही नहीं जाता, दर्द से जान निकली जा रही है। और तुम्हारे बेटा बहू वो कहाँ है? क्या बताऊं शीला बहन, उनकी शिमला जाने की कल रात की फ्लाइट थी, सो वो मुझे डॉक्टर को दिखाकर शिमला चले गए। उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। कोई बात नहीं बहन, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ, अगर तुम मेरे हाथ का खाना खा सकती हो तो खा लो। मुझे माफ कर दो शीला, मैंने तुम्हारे कास्ट को लेकर तुम्हें कितना नीचा दिखाया, तुम्हें अछूत समझा। आज जब मेरी मुसीबत में कोई नहीं आया तो तुम आई मेरी हेल्प करने। तुम ही मेरी सच्ची सहेली हो। लो दो खाना, मुझे बहुत भूख लगी है। शीला ने बिंदु को खाना खिलाया और बिंदु ने भी बड़े प्यार से खाना खाया। अब शीला ही आकर बिंदु की देखभाल करती। एक दिन शीला बिंदु के घर से लौटी तो सुधा उसके घर आई। अरे शीला, ले मिठाई खा, मेरे बेटे का एग्जाम क्लियर हो गया, आज मैं बड़ी खुश हूँ। अरे बधाई हो सुधा बहन, ये तो सच में खुशी की बात है, आखिर रोहित ने एग्जाम क्लियर कर ही लिया। हाँ शीला, बहुत मेहनत करी है मेरे बेटे ने,
अब तुम्हारी तरह हमें रिजर्वेशन तो मिलता नहीं कि सब कुछ आसानी से बिना मेहनत के मिल जाए। रोहित ने तो सच में पढ़ाई की है और फिर एग्जाम क्लियर किया है। देखो सुधा बहन, मैं रोहित के लिए बहुत खुश हूँ, पर तुम्हारा ये बोलना गलत है कि रंजन को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया। मेरे बेटे ने अपनी काबिलियत से सब कुछ पाया है। अरे ये बोलने की बातें हैं, तुम लोगों को तुम्हारी कास्ट का बहुत फायदा मिलता है। मेरे बेटे जितना तो रंजन कभी पढ़ा ही नहीं होगा। इतने में रोहित घर से निकल कर आता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो मम्मी? तुम्हें पता है आज मैंने जो एग्जाम क्लियर किया है वो मैं कभी नहीं कर पाता अगर रंजन भैया नहीं होते तो। क्या मतलब है तेरा? रंजन ने ऐसा क्या कर दिया जो उसके नाम की माला जपे जा रहा है? मम्मी, इस एग्जाम के लिए रंजन भैया ने ही मुझे पढ़ाया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे पढ़ाए, तो जब वो फ्री होते अपने काम से तो मुझे पढ़ने के लिए बुला लेते। उनकी वजह से आज मैंने एग्जाम में टॉप किया है। अब तो समझ गई ना सुधा बहन कि मेरे रंजन ने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। अब सुधा को सब समझ में आ चुका था कि कोई कास्ट मैटर नहीं करती। एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा मेहनत करके भी सब कुछ कर सकता है, पढ़ाई भी और नौकरी भी। किसी भी मेहनती इंसान को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती। मुझे माफ कर दो शीला बहन, मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और फिर भी रंजन ने मेरे बेटे को पढ़ाया। सुधा बहन, तुम्हें समझ में आ गया, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। ऐसे ही एक एक करके लोग बदलेंगे तो समाज की सोच बदलेगी। अब भूल जाओ ये सब। रंजन रोहित को अपने छोटे भाई की तरह मानता है और छोटे भाई की हेल्प करना तो उसका फर्ज है। अच्छा आप बताओ, पार्टी कब दे रही हो? आज शाम को तुम सबको हमारे घर आना है। एक छोटी सी पार्टी रखी है और याद रहे पार्टी तभी शुरू होगी जब तुम सब आओगे। अरे हाँ हाँ बहन, हम सब जरूर आएंगे। सुधा पार्टी की तैयारियां करने चली गई। अब उसकी दोनों सहेलियों को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। अजय देवगन की भूज मूवी की शूटिंग कैंसिल हो गई है। क्या? तुझे कैसे पता है? हेलो ऐप से देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, उस पर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रह सकते हो। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। सुषमा ने अपने बेटे सुभाष की शादी कामिनी नाम की लड़की से कर दी और कामिनी सुषमा ताई के घर बहू बनकर आ गई। आओ आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। भगवान करे तुम्हारे शुभ कदम मेरे घर को धन दौलत से भर दे। तभी सुषमा के पति आलोक ने कहा, भगवान, घर में खुशी, अपनेपन और सुख शांति नाम की भी कोई चीज होती है। जरा उसका भी आशीर्वाद दे दो बहू को। सुषमा चिढ़ते हुए बोली, अजी छोड़िए, आज के समय में पैसा हो तो ये सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये बात भला आपको कहाँ समझ आएगी। तभी दरवाजे पे खड़े दीपक, उनके बेटे ने कहा, ओहो माँ, बाबूजी, अब हम दोनों को अंदर भी आने दोगे या मुझे यहीं से कल ऑफिस जाना पड़ेगा? अरे हाँ हाँ बहू, अंदर आ, अंदर आ। और दूसरे दिन जब सुषमा का बेटा दीपक ऑफिस जाता है, तब सुषमा कामिनी के कमरे में जाती है। अरे बहू, अभी तक बिस्तर पर लेटी है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ला बहू, मैं तेरे सूटकेस का सारा सामान अलमारी में रख देती हूँ। दरअसल सुषमा कामिनी के ससुराल से आए गहनों को देखना चाहती थी। कामिनी की सास सुषमा चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपनी सहेली रेखा की तरह ही बहुत अमीर बन जाए। सुषमा ने सूटकेस खोला और देखा कि कामिनी के सूटकेस में ताश की गड्डी है। सुषमा ने हैरानी से पूछा, बहू, ये क्या है? कामिनी घबरा कर बोली, माँ जी वो मतलब माँ जी, ये ना ताश की गड्डी है। मैं ताश की बहुत माहिर खिलाड़ी रही हूँ और मैंने तो इस खेल को खेलकर लाखों रुपए जीते हैं। हाँ।
लाखों रुपए की बात सुनकर सुषमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, भला कोई खेल खेलकर लाखों रुपए कैसे जीत सकता है बहू? तू मुझे बेवकूफ मत बना। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा तो ठीक है, दिखा मुझे तेरे जीते हुए वो लाखों रुपए दिखा। वो ना माँ जी, जीते हुए पैसे तो मैं वापस हार गई थी, पर मैं इस खेल को खेलकर फिर से जीत सकती हूँ और जीते हुए पैसों से आपके लिए ढेरों गहने भी बनवाऊंगी। क्यों, सच में बहू? हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, लेकिन क्या? लेकिन दीपक को ना मेरा ये खेल खेलना पसंद नहीं है माँ जी। अरे तू चिंता मत कर, उस नालायक को मैं देख लूंगी। खुद तो पैसे कमाता नहीं और बहू को भी कमाने नहीं देता। जब ये दोनों बाप बेटे बाहर चले जाएंगे ना, तब तू इस खेल को खेल लिया कर। अब कामिनी बेफिक्र होकर घर में ससुर और पति के गैर मौजूदगी में अपनी अमीर सहेलियों के साथ जुआ खेलती और उसकी सास सुषमा उनके लिए चाय पकौड़े बनाती। यार कामिनी, तेरा तो अच्छा टाइम चल रहा है, मैं आज फिर हार गई। लेकिन तूने क्या किस्मत पाई है, भगवान करे ऐसी सास सबको मिले। खेल खत्म होने के बाद कामिनी बोली, माँ जी ये देखो, आज की कमाई पूरे 1.5 लाख रुपए जीते हैं मैंने। अरे वाह बहू, वाह 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 वाह, जीती रहे। मेरे नालायक बेटे और पति ने तो कभी इतना पैसा नहीं कमाया। अब कामिनी रोज घर में जुआ खेलती और खूब पैसे जीतती और धीरे धीरे घर में महंगे महंगे फर्नीचर और सामान भी आने लगे। ये देखकर दीपक को शक हुआ। एक दिन सुषमा बोली, बहू कल मैंने अपनी सहेली रेखा को इस खेल के लिए बुलाया है, तू एक बार उसे हरा दे बस। वो ना अपनी अमीरी का बहुत दिखावा करती है। हाँ। अगले दिन रेखा जुआ खेलने कामिनी के घर आई। सुषमा ने अपनी बहू को जुआ खेलने से पहले दही शक्कर खिलाया और पत्तों का खेल शुरू हो गया। देखते ही देखते कामिनी ने रेखा को बिल्कुल कंगाल कर दिया। रेखा अपने कीमती जेवर, कंगन और ढेरों पैसे हार गई। देखा रेखा, मेरी बहू को कोई नहीं हरा सकता। अरे इतना घमंड करना भी ठीक नहीं सुषमा, ये तो खेल है, कभी हार तो कभी जीत, लेकिन ज्यादा खुश मत हो। कल मैं दोबारा आऊंगी अपनी सहेलियों के साथ और आर पार का खेल होगा, फिर देखती हूँ। रेखा चली जाती है। तभी दरवाजे पर खड़ा दीपक अपनी पत्नी और माँ की इस जुए की बुरी आदत के बारे में सब कुछ जान जाता है। अगले दिन रेखा अपनी दोस्त सिमरन के साथ आती है। तो सुषमा, कहाँ है तुम्हारी बहू? ये देखो, मैं अपने घर के कागजात तक लाई हूँ। आज तो मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। आज मेरी तरफ से मेरी दोस्त सिमरन खेलेगी। बहू ये ले मेरे घर के भी सारे कागजात और खेल शुरू कर। लालची सुषमा अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है और जब सिमरन अपने पत्ते खोलती है तो गजब हो जाता है। कामिनी सब कुछ हार चुकी थी और ये देख सुषमा और कामिनी अपना सर पीटने लगते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे इस करमजली ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज के बाद मैं कभी ये मनहूस खेल नहीं खेलूंगी। मैंने कहा था ना सुषमा, इतना घमंड और लालच ठीक नहीं। तभी वहां दीपक आता है और कहता है, माँ चलो अच्छा हुआ तुम्हें समझ में आया कि ये खेल मनहूस है। चिंता मत करो, हम बर्बाद नहीं हुए हैं। रेखा आंटी और मैंने मिलकर ये नाटक किया आप दोनों को सबक सिखाने के लिए।
दरअसल ये कागजात नकली है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कामिनी और सुषमा को अपनी भूल का एहसास होता है। ये कृष्णा निवास है ना? वो मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था कि शादी के लिए होनहार लड़के की तलाश है आप लोगों को। जी जी, वो इश्तिहार हमने ही डलवाया था। मैं लड़की का पापा, तो आपको अपनी बेटी के लिए लड़के की तलाश है? नहीं नहीं, मेरे सुहागन बहू के लिए। क्या? वही तो राज है, क्यों एक ससुर अपनी बहू के लिए पति ढूंढने निकल पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, शादी मेरी बीवी की। शादी के पहले मॉडर्न लगने वाली गर्लफ्रेंड शादी के बाद कब पतियों को गंवार लगने लगती है पता ही नहीं चलता। और पता लगे भी तो कैसे? पति को सब कुछ समय पर चाहिए और उसके बाद भी बीवी बिल्कुल फ्रेश चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था प्रीति के साथ भी। गर्मी की दोपहरी में प्रीति हड़बड़ाकर किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। दाल बन गई, चावल चढ़ गए, एक तरफ रायता भिगो देती हूँ और एक तरफ सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी जी कहाँ हैं आप? अपनी सास को आवाज लगाती हुई प्रीति हॉल में आती है। सर पर आटा, हाथ में बेलन और पसीने से लथपथ साड़ी में अपनी बहू को इस हालत में देखकर श्वेता कहती है, हाय रे बहू, तेरा चेहरा तो देख तो सही, घमौरिया हो गई है। तो पहले बैठ थोड़ी देर पंखे के नीचे, ठंडी हो जा, फिर काम कर लेना। अरे कहाँ वक्त है ठंडी होने का मम्मी जी। विपुल ने कॉल किया था, रात को उनके ऑफिस के कुछ कलीग्स खाने पर आ रहे हैं। अगर कोई भी खाना उन्हें 19-20 लगा ना, तो आप तो जानती हैं उनका गुस्सा। आप ज़रा मेरे साथ रसोई में चलिए ना और दाल टेस्ट कीजिए और सब्जी बताइए ना मम्मी जी कौन सी बनाओ। एक पनीर की सब्जी बना लेती हूँ, लेकिन फिर दूसरी स्टार्टर्स भी कुछ रख लीजिएगा भाभी, वरना जिस हिसाब से भैया आजकल ऑफ रहते हैं ना, पता चला स्टार्टर्स को लेकर उन्होंने आपको कुछ सुना दिया। अरे बहुत अच्छा बताया दीदी आपने, स्टार्टर्स भी रेडी कर लेती हूँ और डेजर्ट भी तो रेडी करना होगा। डेजर्ट में खीर बना लूँ क्या मम्मी जी? अरे इतना कुछ बना रही है, अब खीर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मार्केट से मंगाया हुआ आइसक्रीम दे देंगे सबको। इतनी गर्मी में इतना सब कुछ खाने के बाद पेट में जगह भी बचेगी क्या नास पीटो के? और अगर विपुल ने चूँ चा की ना, तो कह देना मम्मी जी ने बोला था। पता नहीं किस मुहूर्त में आपने इस सत्यानाशी को जन्म दिया था श्वेता जी। जिस दिन से पैदा हुआ है हमें रुला रहा है। पहले मुझे शादी करनी है तो प्रीति से ही, लगन हो या ना हो, अभी के अभी रिश्ता पक्का कर दो। और शादी के 2 साल हुए नहीं कि बच्चे की जिंदगी जहन्नुम बनाकर रख दिए जाहिल ने। हो जाता है जी, आजकल समाज कैसा हो गया है, किसी ने भर दिए होंगे कान बेचारे के, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं था। आप फिक्र मत कीजिए, कोई ग्रह दोष भी तो हो सकता है। मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने 2 दिन बाद मुझे बुलाया है। अगर ग्रह दोष हुआ तो मैं जाकर कटवा दूंगी। हे भगवान, कहीं मेरी कुंडली के किसी दोष के कारण तो विपुल का स्वभाव ऐसा नहीं हो गया है। आप तो सारी बात खुद पर ही ले लेती हो भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी जा रही है ना पंडित जी के पास, सब पता चल जाएगा। फिलहाल आप चलिए किचन में, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। विपुल के दोस्तों के लिए खाना तैयार करने के बाद प्रीति तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। विपुल को मैं साड़ी में पसंद नहीं हूँ, तो आज मैं गाउन पहन लेती हूँ। कोई भी मौका नहीं दूंगी विपुल को नाराज़ होने का, सब ठीक कर दूंगी मैं। और 10 मिनट के बाद ही विपुल अपने कलीग्स के साथ अपने घर पहुंचता है। विपुल की आवाज़ सुनते ही भागती हुई प्रीति अपने कमरे से बाहर आती है। तुम आ गए विपुल? तुम क्या होता है, जरा तमीज से, लोग हैं ना साथ में बाबू। अब मेरा मतलब है आप आ गए। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे भाभी, वैसे ये लाल रंग का गाउन आप पर बहुत जच रहा है। थैंक यू। आपके भैया ही लेकर आए थे। आइए अंदर आइए। सभी आगे बैठकर सोफे पर बैठ जाते हैं। प्रीति किचन में जाकर सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और सभी को सर्व कर रही होती है। तभी विपुल बड़ी बड़ी आंखों से प्रीति को इशारा करता है। न जाने ये क्या बोलना चाह रहे हैं। लगता है आज मैं ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ। अब मैं स्टार्टर्स लगाऊं भैया? आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। हाँ राज, तुम लोग खाने के लिए बढ़ो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। और प्रीति के पीछे पीछे किचन में विपुल जाकर उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए कहता है, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जब हम डाइनिंग के लिए बाहर जाते हैं और मैं तुम्हें मॉडर्न ड्रेस पहनने के लिए कहता हूँ, तब तो तुम पुरानी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हो। और जब यहाँ मेरे कलीग्स आए हुए तो ये गाउन पहनकर खड़ी होगी। नेक देखा है कितना डीप है,
उसके बाद भी सभी को तुम झुक झुक कर कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही हो। रिझाना चाहती हो क्या सभी को? मुझसे मन नहीं भर रहा। मतलब ये सावित्री बनने की तुम्हारी एक्टिंग सिर्फ मेरे ही सामने हो रही थी, हैं? असल में तो तुम कुछ और ही हो। इत्तेफाक से श्वेता रसोई के दरवाजे पर आ जाती है और ये सब सुन लेती है। ये सब क्या है विपुल? हाथ छोड़ बहू का। बेचारी प्रीति रोती हुई कमरे में जाती है और साड़ी पहनकर बाहर आती है और सभी को खाना परोसना शुरू करती है। प्रीति को साड़ी में देखकर राज कहता है, क्या बात है भाभी, मैंने आपके गाउन की तारीफ कर दी तो आपने गाउन ही चेंज कर दिया। अगर मैंने आपकी आंखों की तारीफ कर दी होती तो क्या करता भाई? हे भगवान, ये राज भैया को भी ऐसा मजा कभी करना था। अब तो भैया भाभी की अच्छी खासी क्लास लगा देंगे। डिनर के बाद विपुल के दोस्त जैसे ही वापस जाते हैं उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। रात को जैसे ही प्रीति अपने कमरे में सोने जाती है, मुफ्त में एसी की हवा खानी है तुम्हें? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ सोने की। बहुत हंसी ठिठोली चल रही थी ना राज के साथ तुम्हारी। ये लो, ये तुम्हारा तकिया, हॉल में जाकर सो जाओ। क्या हो गया है विपुल? तुम पहले तो हर सैटरडे मेरे साथ घूमने जाते थे। तुम्हें हर वक्त तुम्हारी प्रीति अपनी आंखों के सामने चाहिए होती थी, पर पिछले 6 महीने से तुम पूरी तरह बदल गए हो। अगर कोई और तुम्हारी लाइफ में आ गई है तो साफ साफ बता दो। अच्छा, तो तुम्हें एसी की हवा खानी है? आराम से कमरे में बैठिए महारानी साहिबा, मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। नहीं तो आप तो मेरी शिकायत कर देंगी ना मम्मी से। और तकिया चादर लेकर विपुल कार में जाकर सो जाता है। कुछ ऐसी हो गई थी प्रीति की जिंदगी। कुछ महीने पहले तक जो विपुल प्रीति को अपने सर पर बिठाकर रखता था, अब वो उसे पूछ तक नहीं रहा था। 2 दिन बाद विपुल प्रीति के पास किचन में जाता है। एक ड्रेस लाकर कबर्ड में रखी है मैंने। आज मेरे ऑफिस की पार्टी है, शाम में मैं तुम्हें लेने आऊँगा, उसी ड्रेस में रहना। विपुल की कही बात मानकर प्रीति सज धज कर विपुल के आने का इंतजार करने लगती है। 6 से 6:30 बज जाते हैं और 6:30 से 7:30, पर विपुल का तो कोई पता ही नहीं लगता। प्रीति के साथ साथ प्रिया, सुरेश, श्वेता सभी विपुल को फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं, पर विपुल कॉल नहीं उठाता। और इसी तरह रात के 10 बज जाते हैं और सोफे पर ही प्रिया की आंखें लग जाती है। तभी दरवाजे से गुस्से में प्रीति प्रीति पुकारता हुआ विपुल वापस लौटता है। प्रीति, प्रीति, कहाँ हो तुम? आ गई तुम? अब चले? अब अगर ये तुम्हें ले जाना भी चाहे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बहू। मजाक बना कर रखा है इस लड़के ने। शाम के 5 बजे से बहू तैयार होकर बैठी है। कहाँ थे तुम? पढ़ दिए पापा के कान तुमने? इमरजेंसी आ सकती है किसी इंसान को कि नहीं है? अरे भाई, जब तुम अपनी फ्रेंड के साथ घूमने अकेले जा सकती हो तो अकेले मेरे ऑफिस नहीं पहुंच सकती थी? कितनी इंसल्ट हुई मेरी। मेरा फ़ोन डेड हो चुका था और कार का टायर पंचर। मेरे कितने फ्रेंड्स की वाइफ अकेले आई थी, और इतनी समझदारी मैं तुमसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें रसोई के बाहर की दुनिया दिखे तब ना। श्वेता ये सब कुछ सुनती रहती है पर कुछ नहीं कहती, और अगली सुबह वो अपनी बहू के साथ पंडित जी के पास पहुंच जाती है। कितना भी पर्दा डाल लूँ मैं अपने बेटे के गुनाहों पर पंडित जी उसके गुनाह तो बढ़ते ही जाते हैं। और अभी तो और बढ़ेंगे जजमान। उसकी कुंडली में तो पूरी तरह इस विवाह के भंग होने के आसार दिख रहे हैं। और ये सुनते ही प्रीति फूट फूट कर रोने लगती है। ये तो अच्छी खबर दे दी पंडित जी आपने। अरे रो क्यों रही है बहू? अगर मेरे प्यारे बेटे की कुंडली में इस विवाह के भंग होने के आसार है तो अच्छी बात है ना। मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे से भी अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी। अगर वो मेरा बेटा है तो तू भी मेरी बेटी है। बहुत रो लिया तूने, अब रोएगा तो विपुल। और घर पहुंचती ही श्वेता प्रिया से कहती है, विवाह.com पर प्रीति की अच्छी अच्छी फोटोज डाल दे और उसका अकाउंट बना दे। नीचे लिख देना, खाना अच्छा बनाती है, मॉडर्न प्लस संस्कारी, एक अच्छे शरीफ घर के लड़के की तलाश है। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? जो बोला वो कर। और आप न्यूज़पेपर पर ऐड डलवा दीजिए कि हमें एक होनहार लड़के की तलाश है। शादी की बात है, 8-10 लड़के देखेंगे तब तो कोई पसंद आएगा। श्वेता के ऐसे डिसीजन से सभी चौंक तो गए थे, पर विपुल का स्वभाव देखकर उन्हें भी कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आता और वो भी श्वेता की बात मान लेते हैं। अगले ही दिन से न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़कर लोगों की लाइन
कृष्णा निवास के बाहर लगने लगती है। नमस्ते जी। आप कौन भाई साहब? वो तेरी बहन है ना बेटा प्रीति, उसकी शादी के लिए तुम्हारे पापा जी ने न्यूज़पेपर में इश्तेहार दिया था, उसी को पढ़कर हम आए। आजा बेटा रोहन, इत्थे आ। क्या प्रीति के लिए? अरे भाई प्रीति मेरी बीवी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा जी, अगर उसे पहले से ही घर संभालने की ट्रेनिंग मिल गई हो तो वो तो अच्छा है ना, अच्छे से हमारा घर भी संभाल लेगी क्या पापा जी? जी बेटा जी। चलिए निकलिए निकलिए, वरना मुझे पुलिस वालों को बुलाना होगा। अपने दरवाजे पर अपनी बीवी के लिए रिश्ता आता देखकर विपुल का तो दिमाग ही चकरा जाता है। वो फौरन सभी को आवाज लगाकर हॉल में बुलाता है। कोई गलती नहीं हुई भैया, न्यूज़पेपर में प्रीति ही नाम छपवाया है पापा जी ने, और वो मेरे लिए नहीं भाभी के लिए ही लड़का पसंद कर रहे हैं। अब जिस लड़की को आप जैसा लड़का मिल चुका हो जो उसे इस तरह बेइज्जत करता हो, उससे अच्छा तो यही है ना कि भाभी अपने घर की हो जाए। जिस दिन मैं प्रीति को अपने घर लेकर आई थी ना, मैंने उस दिन से ही उसे अपनी बेटी मान लिया था, और उसके साथ इतना गलत होता मैं नहीं देख सकती। तुझे प्रीति अपने लायक नहीं लगती ना, कोई बात नहीं, मेरी बहू जिसके लायक है उसी को मिल जाएगी। और बड़ी मुश्किल से हमने रिश्ता ढूंढा है, तो लड़के वालों को दरवाजे से वापस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी किसी 20-22 साल की लड़की की तरह शर्माती हुई प्रीति अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी, लड़की वाले आ गए क्या? आप सबके सब इस लड़की के साथ रहकर पागल हो गए। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अब हर वक्त विपुल के सामने या विपुल के पीछे कृष्णा निवास में लड़के वालों की लाइन लगी रहती, और चारों सास ससुर ननद और बहू मिलकर लड़के छांटते रहते। यहाँ तक कि अब लड़कों को अच्छी तरह परखने के लिए प्रीति उनके साथ घूमने जाना भी शुरू कर देती है। एक रोज़ विपुल अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ वो देखता है कि प्रीति किसी लड़की के साथ खाना खा रही है। अब कितनी प्यारी है प्रीति जी, मैंने आज तक आप जैसी सीधी सादी और स्मार्ट लड़की नहीं देखी, वरना ज़रा भी दिमाग होने के बाद लोगों को ना घमंड आ जाता है, और आप में तो घमंड है ही नहीं। कैसे आपने एक झटके में मेरे ऑफिस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बस शादी करके आप मेरे घर आ जाइए, फिर मैं तो अपनी ऑफिस की चाबी भी आपको ही हैंड ओवर कर दूंगा। अबे तेरी तो। ये सुनते ही विपुल गुस्से में सूरज का कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हारी औकात भी नहीं है सूरज को हाथ लगाने की, बाहर गार्ड्स खड़े हैं। अगर सूरज ने एक बार भी नज़र घुमाई तो कहीं दिखोगे भी नहीं तुम। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे वैल्यू नहीं करते तो दुनिया में कोई नहीं करेगा? दूर रहो मेरी लाइफ से। विपुल गुस्से में बाहर चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं, विपुल के घर का माहौल भी बदलता जाता है। किचन का खाना बनाना तो दूर, अब प्रिया सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना भी बंद कर देती है। हद कर दिए प्रीति ने, मजाक बनाकर रख दिया है शादी का। क्या खुद में बड़बड़ा रहा है बेटा? शादी में क्या पहनेगा यही सोच रहा है। प्रीति को सूरज पसंद आ गया है तो हम सोच रहे हैं कि शादी की तारीख जल्दी ही निकाल ले। तभी अपनी बड़ी सी कार में सूरज घर के बाहर पहुंचता है। प्रीति आराम से रेडी हो जाओ, इट्स अ रिमाइंडर, हमें मूवी जाना है। ये होता है प्यार नहीं पापा? 12 बजे की मूवी है और सूरज जी अभी आ गए। हर रोज़ ये सब देखकर विपुल का दिमाग खराब होता जा रहा था, और शादी की तारीख निकलते ही घर में डेकोरेशन का काम शुरू हो जाता है। आप सबको क्या लग रहा है मुझे फ़र्क पड़ रहा है प्रीति की शादी से? अरे भाई, जिसे खुद दूसरी शादी करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी शादी से मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? अरे अच्छे से सजाइए भैया, और महंगे फूल लगाइए। आखिर शादी मेरी बीवी की है, 4 दिन के बाद है ना शादी, तो सारी रस्में आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब तुम्हें आखिरी दिन ही मिलूंगा, सीधा फेरों के बाद। विपुल को अब तक ये सब नाटक लग रहा था, और 4 दिन बाद जैसे ही वो अपने घर आता है वहाँ कोई नहीं होता। घबराहट के मारे विपुल के पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो भागता हुआ वेन्यू पर पहुँचता है, जहाँ दरवाजे पर उसे उसके पापा मिलते हैं। ये सब क्या है पापा? प्रीति वेड्स सूरज, अपनी बहू का हाथ आपने किसी और के हाथ में दे दिया। पापा, आपको मेरे बारे में तो सोचना चाहिए, कितना प्यार करता हूँ मैं प्रीति से। पापा, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ बेटा कि मैं चांद से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं चांद के लिए क्या करता हूँ? कुछ नहीं ना। कम से कम मैं उसे निहारता तो प्यार से हूँ। तूने तो बहू को निहारना तक बंद कर दिया था। तू तो उसे धुतकारता रहता था बेटा, तो चले गए हुआ।
रोता हुआ विपुल आगे बढ़ता है, जहां उसे उसकी मौसी मिलती है। कोई बात नहीं बेटा, रो मत। ये आज नहीं तो कल तो होना ही था। अब प्रीति तो खुश रहेगी बेटा। नहीं होना था मौसी, नहीं होना था। ये क्या हो गया? पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, भाई तू यहाँ, मुझे पता था तू आ जाएगा। भाग भाई, देरी नहीं हुई है, फेरे अभी तक शुरू नहीं हुए। भागता हुआ विपुल मंडप पर पहुंचता है। रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। हाथ जोड़कर मैं तुमसे विनती करता हूँ सूरज, मेरी प्रीति मुझे लौटा दो। सहरा बांध के मैं आया था प्रीति तुम्हें ले जाने के लिए, तुम कैसे भूल गई? प्रीति, मुझ पर क्या तुम्हारा हक नहीं है? तुम मुझे मारती, पीटती, गालियां देती, पर ऐसा छोड़कर क्यों चली जा रही हो तुम? जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो क्या माँ उन्हें छोड़कर दूसरे बच्चे का हाथ थाम लेती है? न जाने मुझे क्या हो गया था प्रीति, तुम्हें पाने के बाद मैं तुम्हारी अहमियत ही भूल गया। मुझे ये दिखाई नहीं कि शादी के बाद तुम सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को संभाल रही थी। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, क्या नहीं कर रही थी तुम मेरे लिए। और मैं था कि तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात में बुराई निकाल रहा था, क्योंकि बुरा तो मैं था, खोखला था, खोखला। अगर किसी एक पल में भी मेरा प्यार तुम्हें सच्चा लगा होगा तो भीख में ही मेरे पास आ जाओ प्रीति। और मंडप से उठकर लाल जोड़े में प्रीति अग्निकुंड को लांघकर विपुल के पास आकर उसे गले लगा लेती है। प्रीति के पैरों पर गिरकर विपुल अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और तब जाकर सहरा हटाकर प्रिया बाहर आती है। मुझे तो लगा था भैया आप फेरों के बाद ही आओगे। देर है दुरुस्त है। बस आज ये जो साज श्रृंगार में पैसे बर्बाद हो गए ना, उसका अफसोस है मुझे। मुझे कोई अफसोस नहीं है और ना मैं किसी और को अफसोस होने दूंगा। पंडित जी मंत्र पढ़िए, अब तो फेरे होकर रहेंगे। मैं उस विपुल को त्याग कर अपनी प्रीति के लिए बेस्ट हस्बैंड बनकर उसका हाथ थामता हूँ, ये मेरा वचन है। और अपने सास ससुर के कारण प्रीति को अपने पति का प्यार दोबारा मिल जाता है और कृष्ण निवास फिर से खुशहाल हो जाता है। ये कहानी है सुंदरगढ़ में रहने वाली रीना की। रीना के पास एक विशेष तरह की माला थी, जिसे पहनकर वो किसी भी निर्जीव वस्तु से बात कर सकती थी। कभी सब्जियां, कभी टेबल, तो कभी पक्षी। सभी रीना से बातें किया करते थे। रीना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ एक दिन रीना माला निकालकर पहन लेती है। बहुत दिनों से मैंने ये माला नहीं पहनी, देखती हूँ यहाँ की वस्तुएं कैसे बात करती हैं। कि तभी सामने रखी अलमारी बोल पड़ती है। अरे रीना, कितने दिनों से तुमने बात नहीं की, मुझे तो तुम्हें बहुत सारी बात बतानी है। अच्छा, कौन सी बात? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई दीमक परेशान तो नहीं कर रहा? अरे मेरी परेशानी की छोड़ो, जरा अपना सोचो। रोज तुम पार्क में टहलने जाती हो तो तुम्हारी सास मुझे खोलकर तुम्हारी पर्सनल डायरी पढ़ती है और तुम्हारे मेकअप का सामान भी इस्तेमाल करती हैं। तभी मेकअप और डायरी भी एक साथ बोल पड़ते हैं। हाँ, अलमारी बहन सही कह रही है रीना। हाँ, अलमारी बहन सही कह रही है रीना। ओह, ये तो बड़ी गलत बात है। अभी जाकर पूछती हूँ। माँ जी, क्या बात है? आपको शर्म नहीं आती? रोज मेरी अलमारी खोलकर मेरी डायरी पढ़ती हैं और तो और मेरा मेकअप भी सारा खराब कर देती हैं। सास हैरानी और गुस्से के साथ जवाब देती है। पागल हो गई हो क्या रीना? क्या सबूत है कि मैं तुम्हारी डायरी पढ़ती हूँ है या तुम्हारी अलमारी छूती हूँ? अब इस बात का जवाब रीना क्या देती? कैसे बताती सास को कि उसे ये सारी बात अलमारी ने खुद बताई है? वो चुपचाप वहां से चली जाती है। तो वहीं सास मन ही मन रीना के उस जादुई हार के बारे में सोच रही होती है। क्या हार है रीना के गले में? मैंने तो इतनी बार उसकी अलमारी खोली, लेकिन ये हार पता नहीं कहाँ रखा था इसने। कोई बात नहीं, कल तो मैं हार लेकर ही रहूंगी।
अगले दिन रीना जैसे ही पार्क के लिए निकलती है, उसकी सास उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी खोलती है, लेकिन उसे वो हार कहीं नहीं मिलता है। सास परेशान होकर बाहर निकल जाती हैं और ड्राइंग रूम में सब्जी काटने लगती है। पता नहीं इतना सुंदर हार कहाँ से लेकर आई है। पूरी अलमारी छान ली, कहीं भी हार नहीं मिला। तभी रीना पार्क से वापस आ जाती है और रीना के गले में वो हार होता है। रीना को देखते ही थाली में रखा बैंगन उछल पड़ता है। रीना रीना, तुम्हारी सास तुम्हारी अलमारी खोलकर कोई हार ढूंढ रही थी। रीना को बैंगन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सास के सामने बैंगन से बातें करने लगती है। क्या कहा तुमने? इन्होंने आज फिर से मेरी अलमारी खोली और मेरा हार ढूंढ रही थी। ये तो हद है। रीना की सास उसकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। अरे मैं क्या करूंगी तुम्हारी अलमारी छूकर, और इतना ही है तो ताला लगाकर जाया कर। पहले ये बता कि तू बातें किससे कर रही थी? कौन है जो तेरे कान भर रहा है? कहीं घर में तूने कैमरा वैमरा तो नहीं लगा रखा है? मैं क्यों लगाने लगी कैमरा? पर आप सुधर जाइए। तभी बीच में बैंगन फिर बोल पड़ता है। अरे रीना, अपनी सास को बोलना आज मुझे अच्छे से पकाए, खाने वालों को मजा ही नहीं आता है। गुस्से से लाल रीना बैंगन को डांटकर अंदर चली जाती है और सास एक बार फिर हैरानी से देखने लगती हैं कि आखिर ये किससे बात करती है। रीना की सास को लगता है कि उसकी बहू पर किसी चुड़ैल का साया है, जो उसके घर में ना रहकर भी सारी बात पता चल जाती है और वो न जाने किससे बात भी करती है। रीना की सास अगले दिन एक तांत्रिक को उठा लाती हैं, जो रीना के सर से भूत उतारने के लिए आता है। रीना, ओ रीना, जरा बाहर आ। आज तो मैं तेरा भूत उतार कर ही रहूंगी। न जाने किस किस से बात करती है। तभी रीना वहां आ जाती है। रीना के गले में वो माला होती है। सास और तांत्रिक को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मेरे ऊपर किसी भी भूत का साया नहीं है। जो है वो आप ही हैं और ये तांत्रिक वांत्रिक कुछ नहीं होते। ये सुनकर तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है। बेवकूफ औरत, अब देख, मेरे पास ये खास तरह का झाड़ू है जो खुद बादशाह अकबर ने मेरे पूर्वजों को दिया था। जिसके भी सर पे ये झाड़ू पड़ता है ना, उसके सर से भूत भाग ही जाता है। अब आएगा मजा। हाँ। तभी तांत्रिक का झाड़ू हंसने लगता है। अरे रीना, इस पागल तांत्रिक को बोल, मैं बादशाह अकबर के पास से नहीं बल्कि पास के अकबर भाई की दुकान से कल ही आया हूँ। और हाँ, मेरे पैसे भी अभी तक इसने दुकानदार को नहीं दिए हैं। और रीना से बोलता है। रीना भी झाड़ू की बात सुनकर हंसने लगती है। तांत्रिक रीना की सास से कहता है, लगता है इसका भूत फिर से इसके सर चढ़ गया है। और देखो, अभी तो मैंने झाड़ू चलाई भी नहीं, तब इसका ये हाल है। देखो जरा कैसे डर के मारे झाड़ू देखकर रो रही है। तभी रीना तांत्रिक को कड़क आवाज में कहती है, ढोंगी बाबा, निकल जा यहाँ से, वरना सबको बता दूंगी कि जिस झाड़ू को तू बादशाह अकबर का बता रहा है ना, वो तूने कल ही पास अकबर भैया की दुकान से उधार में लिया है। तांत्रिक रीना की बात सुनकर घबरा जाता है और भागने लगता है। अरे माँ जी, इस पर तो सच में किसी बड़ी चुड़ैल का साया है। मैं इसे नहीं ठीक कर सकता। भागो। इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है। रीना की सास बड़े ही प्यार से रीना से कहती हैं, अरे रीना बिटिया, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तू तो बड़ी समझदार बहू है। भगवान सभी को तेरे जैसी बहू दे। इतना कहकर रीना की सास जाने लगती है और उसके पीछे घर के सारे सामान रीना के साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं।